हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी PYQs। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस propounded jointly बाय। प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? हम यहाँ पर थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम या ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम? क्योंकि अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम बना वैसे ही तो अर्थ बना होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर पूछा है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई। इमैनुअल कांट ने कौन सी दी थी? गैसियस हाइपोथेसिस। कौन सी? गैसियस हाइपोथेसिस। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हैं दोनों, तो उनको जाकर देख लीजिए। लाप्लास के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई? नेबुलर हाइपोथेसिस। जो चैम्बरलिन और मोल्टन थे, इनके द्वारा दी गई है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। कब? 1905 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों का याद रखना, कहाँ के हैं? USA के। ठीक है, चैम्बरलिन क्या है? जियोलॉजिस्ट। चैम्बरलिन जियोलॉजिस्ट है एंड मोल्टन क्या है? एस्ट्रोनॉमर है। मोल्टन कौन है? एस्ट्रोनॉमर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइजन हाइपोथेसिस 1749 propounded बाय। किसके द्वारा दी गई? बफन, जेम्स हटन, ओटो स्मिथ, जॉर्ज लेमेंटियर। देखिए, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। तो जो इनकी थ्योरी थी चैम्बरलिन और मोल्टन की, एक तरह से रिवाइवल था। किसका? जो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बफन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर बफन होगा। बफन ने कौन सी थ्योरी दी? कोलाइजन थ्योरी। इसी का ये रिवाइवल वर्जन है एक तरह से प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। बफन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच साइंटिस्ट। ये हम इतना डीपली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे भी लगने लगे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस 1973 propounded बाय। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है इमैनुअल कांट और लाप्लास, चैम्बरलिन और रसल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रसल। रसल का यहाँ पर पूरा नाम भी याद रखना, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है HN रसल। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। HN रसल कौन थे? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। इनकी हम अलग से क्लास बना देंगे, कौन कहाँ के रहने वाले थे और क्या क्या थ्योरी दी, कौन सी बुक लिखी, कब दी। ठीक है, तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस 1937 में, याद रखना है 1937 में किसके द्वारा? HN रसल अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। कब दी? 1937। ठीक है, इस थ्योरीज में क्या बताया और क्या क्या था, ये सब हमने जो फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लासेस कराई थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप उन क्लासेस को जाकर देख सकते हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा हाइपोथेसिस 1946 प्रेजेंटेड बाय। सुपरनोवा हाइपोथेसिस किसने दी? फ्रेड होyle, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, HN रसल या जॉर्ज लेमेंटियर ने। अगर आपने सारी थ्योरीज अब तक देख ली हैं 1 बाय 1 तो आप बता दोगे। चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने कौन सी थ्योरी दी? प्लैनेटिसिमल कौन सी दी? प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो कि रिवाइवल था किसका? बफन की जो हाइपोथेसिस थी उसका एक तरह से रिवाइवल था। HN रसल ने, अभी हमने ऊपर देखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, HN रसल ने कौन सी दी? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी। जॉर्ज लेमेंटियर आगे आएंगे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। कौन सी दी? बिग बैंग थ्योरी। तो बचते कौन है हमारे? फ्रेड होyle। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? फ्रेड होyle के द्वारा। ये एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में।
कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ? यूनाइटेड किंगडम यूके में। ठीक है, ध्यान रखना है, डेट याद रखनी, 1946 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और किस एसे में एंटाइटल्ड थी? इन्होंने एक एसे लिखा था, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, उसमें इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नेचर ऑफ द यूनिवर्स बाय फ्रेड होयले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपके जियोग्राफर, साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन कुछ भी बोलिए, और एक तरफ थ्योरीज, एक तरफ कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये पूछा है। तो अभी हमने फ्रेड होयले की बात की है। फ्रेड होयले कहाँ के मैथमेटिशियन हैं? यूके में, तो बिल्कुल सत्य है। ओटो स्मिड की बात करें, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दी है इन्होंने, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, तो ये भी सही हैं। एच.एन. रसल, ये कहाँ के हैं? एच.एन. रसल ये अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर हैं। जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरे, जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरे की बात करें तो ये कहाँ के हैं? देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जर्मन जियोलॉजिस्ट नहीं है, ये कहाँ के, यहाँ पर आप ब्रिटिश कर लेना। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा मैच सही है, चौथा गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेड होयले, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, एच.एन. रसल, जॉर्ज लेमेट्रे या जॉर्ज लेमेंटियर। अब देखिए हो गए ना आप कंफ्यूज। होता क्या है कि अगर सीधा नाम पूछ लेते तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली बता देते, लेकिन इसका क्या है, दूसरा नाम पूछ लिया और यहाँ पर आपको हो गई दिक्कत। फ्रेड होयले की थ्योरी बता दी है हमने, चैम्बरलिन एंड मोल्टन की थ्योरी बता दी है, एच.एन. रसल की बता दी है। अब आप बोलोगे सर जॉर्ज लेमेंटियर ने तो क्या बिग बैंग थ्योरी दी थी? बिग बैंग थ्योरी, अब देखिए बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम ही क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज लेमेंटियर, जो कि एक क्या है, प्रीस्ट थे, कहाँ के? बेल्जियम के। बेल्जियम के क्या हैं ये? एक प्रीस्ट थे। इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई। कब दी गई? 1920 में इन्होंने ये थ्योरी सजेस्ट की थी, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया कब? 1972 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 1972। बिग बैंग थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड इन 1972। ठीक है, ये याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है। क्लियर? जॉर्ज लेमेंटियर 1972 में ये एक्सेप्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरी लार्ज क्लाउड ऑफ गैस इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए एक बड़े लेवल पर गैसेस का एक क्लाउड होता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्टार, प्लैनेट, नेबुला या एस्ट्रॉइड? तो करेक्ट आंसर इसका होगा नेबुला। अ वेरी लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस इज कॉल्ड नेबुला। ये क्या है? नेबुला है। ठीक है, इसी से क्या है, सोलर सिस्टम बना था। ये थ्योरी किसने दी? कांट के द्वारा दी गई थी, कांट और लैपलास के द्वारा। ठीक है, एक थ्योरी कांट ने दी, एक गैसियस हाइपोथेसिस कांट ने और नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलास ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड। मान लीजिए इंटीरियर है अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है, गैसेस बाहर आ रही हैं। ठीक है, गैसेस आउटपोर हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या डिग्रेशन। कंडक्शन क्या है, मान लीजिए ये क्या है, सॉलिड है, यहाँ गर्म किया इसको, ठीक है, यहाँ गर्म किया तो ये यहाँ जैसे हीट लगेगी तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, ये फिर यहाँ भी गर्म हो जाएगा। तो सॉलिड में इस प्रोसेस को क्या कंडक्शन बोला जाता है, लिक्विड में क्या है कन्वेक्शन बोला जाता है, लिक्विड और गैसेस में, और रेडिएशन जिसका कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। लेकिन डिग्रेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, जब गैसेस आउटपोर्ट होती हैं इंटीरियर से उसको डिग्रेसिंग बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर बोला गया है जोली, कैल्विन, रदरफोर्ड, होमर। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रदरफोर्ड। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। अगर आप बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, इसमें कौन कौन आते हैं, आपका यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जब इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है, डिसइंटीग्रेशन, तो क्या निकलता है यहाँ से, एनर्जी जनरेट होती है। इसी के बेसिस पर अर्थ की एज की कैलकुलेशन की किसने, रदरफोर्ड ने। हालांकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो ये फैक्ट है, ये पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन होता है, उससे क्या है हीट जनरेट होती है, उससे क्या है हीट जनरेट। तो ये किसने किया था, पियरे क्यूरी ने। ये नाम भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है, पियरे क्यूरी ने 1903 में। उसके बाद 1904 में रदरफोर्ड के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली माउंटेन बिलोंग्स टू, अरावली माउंटेन कौन से एज से है, प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस या प्लिस्टोसीन। तो अरावली माउंटेन सबसे पुराने टाइम पीरियड से है, प्री कैम्ब्रियन से। ये देखिए हम बार बार ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर्स हमने करा रखे हैं सारे डिटेल में, फिजिकल ज्योग्राफी में कराए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि दोनों नाम एक ही हैं, तो ये सब कराए हुए हैं। तो प्री कैम्ब्रियन युग से अरावली माउंटेन बिलोंग करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑफ डायनासोर्स कौन से पीरियड से हैं, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस या फिर इयोसीन। देखिए इसको एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। हमने ऐसा क्यों बोला छोटा सा बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी एक जुरेसिक पार्क, कौन सी, हालांकि हमने नहीं देखी है, बस नाम सुना है। जुरेसिक पार्क एक मूवी है, उसमें क्या है डायनासोर्स का जिक्र हुआ है। तो ये जुरेसिक पार्क में ही देखने को मिले थे। डायनासोर की एज कौन से पीरियड में है, जुरेसिक पीरियड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स वर इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लैंड एरिया बिलोंग्स टू विच पीरियड। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट्स कौन से टाइम पीरियड में देखने को मिले थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा है कि लैंड एरिया पर, ठीक है, लैंड एरिया, ये भी ध्यान रखना है। अगर वाटर एरिया पूछे तो वो, लैंड पूछे तो वो, ठीक है। हालांकि पहले देखने को मिले थे ओशियन में, जो जीव जंतु पेड़ पौधे पहले कहाँ ओशियन में, बाद में फिर आए लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलूरियन पीरियड। देखिए ये पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, फिर इसके बाद आपको ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये एक तरह से रट लीजिए। ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऐसे पूरा रट लीजिए, हमने ये चार्ट भी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलूरियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी और एल्पाइन माउंटेन्स, जिसमें रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, वर इनिशिएटेड इन। ठीक है, अल्पाइन माउंटेन्स कौन से पीरियड के हैं,
इसमें आपके ऑप्शन है क्रिटेशियस पीरियड, इयोसीन पीरियड, या ओलिगोसीन पीरियड, या मायोसीन पीरियड। देखिए ये इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो टर्शियरी माउंटेन है या अल्पाइन माउंटेन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि अल्पाइन माउंटेन्स का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टर्शियरी और अल्पाइन माउंटेन का क्रिटेशियस पीरियड क्या है? ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ग्लेशियल पीरियड ऑफ नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन आइस एज। हमने पहले भी बताया था ये प्लीस्टोसीन आइस एज के बारे में, वहाँ पर हमने बोला था कि आगे हम और डिटेल में कराएंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के क्या है जो ग्लेशियल पीरियड थे चारों, उनके बारे में जिक्र हुआ है प्लीस्टोसीन पीरियड के। ठीक है, यूरोप और कहाँ के जिक्र हुआ है? यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के दोनों जो ग्लेशियल पीरियड हैं उनका जिक्र हुआ है। और 3 इंटर ग्लेशियल पीरियड हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो भी हमको याद रखने हैं। तो ग्लेशियल पीरियड कौन सा नहीं है, नोट पूछा है। तो नेब्रास्कियन है, बिल्कुल है। कांसेन बिल्कुल है। इलूनियन बिल्कुल है। वोन ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये कहाँ है? यूरोप में है। वोन आगे बताएंगे, चारों यूरोप के भी। तो यहाँ पर चौथा कौन सा? नेब्रास्कियन, कांसेन, इलिनियन, और चौथा कौन सा है? विस्कॉन्सिन। ठीक है, चौथा कौन सा है? विस्कॉन्सिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, विस्कॉन्सिन याद रखना है। ये चारों ग्लेशियल पीरियड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इंटरग्लेशियल पीरियड ऑफ नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन आइस एज। अब देखिए 4 आइस एज हैं, 4 ग्लेशियल पीरियड हैं, 4 ग्लेशियल पीरियड हैं। अब 3 क्या हैं? 3 इंटरग्लेशियल पीरियड। कैसे? देखिए पहला हुआ, बीच में फिर गैप आया। ठीक है, फिर गैप आया, फिर हुआ, फिर गैप आया, फिर तीसरा ग्लेशियल पीरियड हुआ, फिर गैप आया, फिर चौथा ग्लेशियल पीरियड हुआ। तो कितने इंटरग्लेशियल पीरियड हुए? 1, 2 और 3। ठीक है, इंटरग्लेशियल पीरियड इसको बोलते हैं जो बीच में गैप आया है उसको। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? एफ्टोनियन, यारमूथ, संगमन, तीनों ही सही हैं, तीनों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, 4 इंटरग्लेशियल पीरियड हैं, याद रखना। नेब्रास्कियन, कांसेन, इलूनियन और विस्कॉन्सिन। इनको डिवाइड किया है, नेब्रास्कियन कांसेन को एफ्टोनियन ने, कांसेन इलूनियन को यारमूथ ने, एंड इलोनियन विस्कॉन्सिन को संगमन ने। ठीक है, ये थे नॉर्थ अमेरिका के ग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड, जो कि प्लीस्टोसीन आइस एज पीरियड में देखने को मिले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्लेशियल पीरियड ऑफ यूरोप ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन आइस एज पीरियड। तो यूरोप के पूछ लिए, ये हमने कराया हुआ भी है क्वेश्चन पहले भी। ठीक है, इसमें गुंज, मिंडल, रिस, वोन, ये चारों हैं नेब्रास्कियन, नॉर्थ अमेरिका का है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर नोट पूछा है ना, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ माउंटेन्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अल्पाइन ओरोजेनी। देखिए पूछ लिया ना, अल्पाइन ओरोजेनी का कौन सा माउंटेन रेंज नहीं है। तो ये आरपीएससी 2023 जो पेपर हुआ है वहाँ पर पूछा गया है। एंडीज, खिंगन, जैगरोस, कुनलुन। तो इसका करेक्ट आंसर की में खिंगन बोला गया, खिंगन। ठीक है, एंडीज, जैगरोस, कुनलुन ये अल्पाइन माउंटेन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर एक्सटेंड अप टू। लिथोस्फीयर कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे, क्रस्ट और लिथोस्फीयर में क्या अंतर है। देखिए क्रस्ट जो होता है, अर्थ की जो ऊपर की पपड़ी होती है, ऊपर की पपड़ी, उसको बोला जाता है क्रस्ट। लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, जो मोल्टन पार्ट है, जो सेमी
सॉलिड पार्ट है, ठीक है। जो एस्थेनोस्फेयर से ऊपर मोल्टन मैग्मा वाला पार्ट मिलता है वो क्या आ जाता है, वो लिथोस्फेयर में भी आ जाता है। तो क्रस्ट ऊपर की पपड़ी हुई 35 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। 100 किलोमीटर तक आपको लिथोस्फेयर देखने को मिल जाएगा। 700 किलोमीटर तक, 100 से 700 के बीच में आपको एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा, एस्थेनोस्फेयर। और 2900 तक आपको, 700 से 2900 तक मेंटल देखने को मिल जाएगा। तो क्रस्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, सॉरी लिथोस्फेयर। क्रस्ट 35 तक है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, एस्थेनोस्फेयर एक्सटेंड अप टू, अब 0 से 35 हमने क्या बताया, क्रस्ट बताया है, ठीक है। 0 से 35 क्रस्ट, 35 से 100 की क्या बताया, लिथोस्फेयर। हालांकि आप 35 से 100 क्या 0 से 100 ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 0 से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर, 100 से 700 तक आपको एस्थेनोस्फेयर, ये आप 0 कर देना, ठीक है। 0 से 100, 100 से 700 एस्थेनोस्फेयर और 700 से 2900 तक मेंटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सेट 3 में 20 क्वेश्चंस फिर देखे। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 यहीं समाप्त होता है। क्लास अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।